किशनलाल उन सब गांव वालों की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। मालती और शांतनु फूट फूट कर रोने लगे। अरे शांतनु, शांतनु, आंखें खोलो, आंखें खोलो शांतनु। आसमान पर काले बादल छाए थे। कड़ी धूप में किशनलाल अपने 10 वर्षीय बेटे शांतनु के साथ ठाकुर रघुवीर सिंह के खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक शांतनु धूप की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे शांतनु, शांतनु, आंखें खोलो, आंखें खोलो शांतनु, क्या हुआ? तभी वहां पर ठाकुर रघुवीर सिंह आ पहुंचा। वाह 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 वाह, ये क्या किशनलाल, अब तक तो सारा खेत जुत जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो भैया आराम कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया है? बेहोश नहीं, बल्कि आराम से सो रहा है। ठाकुर, इस कड़ी धूप में कुछ क्षण भी खड़ा होना मुश्किल है, और आप मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेहोश नहीं बल्कि सो रहा है। अरे वो बेहोश है ठाकुर, बेहोश है। आपको समझ में नहीं आता क्या? इतना बोलकर किशनलाल फिर से अपने बेटे शांतनु को उठाने का प्रयास करने लगा। बेटा शांतनु, आंखें खोलो शांतनु, अरे आंखें खोल शांतनु, मेरे बेटे शांतनु। शांतनु ने अपनी आंखें खोल दी। बाबा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है बाबा। हाँ बेटे, हाँ, मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। किशनलाल ने इतना कहा ही था कि तभी ठाकुर रघुवीर सिंह ने एक जोरदार लात किशनलाल के मुंह पर मार दी। अरे रुक जा, पानी लेकर आता हूं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अरे तू पानी लेकर आएगा तो ये हल तेरा बाप चलाएगा क्या? बड़ा आया। और ये तेरा बेटा, इसकी तो ले ले। अरे हट। सुन, कल से अपने इस काले कलू बेटे को खेत में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अकेले ही खेत में हल चलाना होगा। ले जा इसको। यह कहता हुआ ठाकुर रघुवीर सिंह अकड़कर वहां से चला गया। किशनलाल बेचारा रोते हुए अपने बेटे को देखने लगा। दरअसल किशनलाल के बेटे शांतनु का रंग काला था। किशनलाल शाम को अपने बेटे के साथ अपने घर पहुंच गया। घर पर अपने पति और अपने बेटे के चेहरे पर घाव देखकर किशनलाल की पत्नी मालती तड़पते हुए बोली, हाय राम, तुम दोनों के चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से पीटा हो। किशनलाल रोते हुए अपनी पत्नी को सारी घटना बताने लगा। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। जब शांतनु पेट में था तब मैंने ठाकुर रघुवीर सिंह से कुछ कर्ज लिया था जो मैं नहीं चुका पाया। उसके बदले ठाकुर ने मेरा सारा खेत हथिया लिया और मुझे अपने ही खेत में मजदूरों की तरह काम पर लगा दिया। मुझे अपने ही खेत में कड़ी धूप में हल चलाते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। अब आप ठाकुर रघुवीर सिंह से अपना खेत वापस क्यों नहीं मांगते? अरे मालती, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने ठाकुर से ऐसा नहीं कहा होगा? अरे मैं जब भी अपना खेत वापस मांगता हूँ तो वो मुझे इतना सूद बता देता है कि मैं 7 जन्मों तक उसे नहीं चुका सकता। तो क्या आप जीवन भर अपने ही खेत में नौकरों की तरह काम करते रहेंगे और ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे? घर पर राशन भी खत्म हो गया है। आपको याद दी है, ठाकुर रघुवीर सिंह ने इस महीने आपको कुछ भी धन नहीं दिया है। मैं कल ही गांव के सरपंच महिपाल से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन किशनलाल सरपंच महिपाल के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, अब देखो किशनलाल, मैं ठाकुर रघुवीर सिंह के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि ठाकुर का महाराज के साथ बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन फिर भी मैं ठाकुर से एक बार बात करके देखूंगा।
मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं। वहां से लौटकर मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। सरपंच महिपाल की बात सुनकर किशनलाल अपने घर पर चला गया। और सरपंच महिपाल जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर चल दिया। सरपंच महिपाल एक घने जंगल की ओर गया ही था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जिसके ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ पड़ा था। अरे, ये तुम्हारे ऊपर वृक्ष कैसे गिर पड़ा? मैं यहाँ से निकल रही थी, तभी तेज आंधी चल पड़ी और ये वृक्ष वैसे भी पूरी तरह से सूख चुका था। हाँ, ये मेरे ऊपर गिर गया। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे अपने हाथों से उठा दूं। तुम मेरी सहायता कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इस वृक्ष के नीचे से निकालता हूँ। सरपंच महिपाल उस बूढ़ी औरत को वृक्ष के नीचे से निकालने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक बड़ी ही सुंदर दिव्य मणि नीले रंग की किरणों से जगमगा रही थी। अरे, तुम्हारे हाथ में दिव्य मणि तो बहुत ही सुंदर है। यह सुनकर वृद्धा साध्वी कमला बुरी तरह से घबराती हुई सरपंच महिपाल से बोली, ये मेरी दिव्य मणि है। सरपंच महिपाल की उस दिव्य मणि पर नीयत खराब हो गई। सरपंच महिपाल तुरंत उस बूढ़ी औरत के हाथ से वह दिव्य मणि छीनकर अपने गांव की ओर भाग गया और अपने घर में घुसकर उस चमकती हुई दिव्य मणि को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हाँ, ये दिव्य मणि तो बहुत ही सुंदर है। तभी वहां पर ठाकुर रघुवीर सिंह पहुंचा। ठाकुर रघुवीर सिंह को देखकर सरपंच महिपाल ने तुरंत उस दिव्य मणि को छुपा लिया, मगर ठाकुर रघुवीर सिंह उस दिव्य मणि को देख चुका था। अरे, ये दिव्य मणि को मुझसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है सरपंच। अरे, मेरा महाराज के साथ उठना बैठना लगा रहता है। अरे, मैं चाहूं तो उनसे ऐसी कई दिव्य मणि मांग सकता हूं, समझे? अरे नहीं ठाकुर, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारे ही पास आने वाला था। मेरे पास? लेकिन क्यों? ऐसा है ठाकुर कि आज मेरे पास किशनलाल आया था और कह रहा था कि मैं तुमसे उसके खेत के बारे में बात करूं। दरअसल किशनलाल अपना खेत अब वापस लेना चाहता है। अरे, तो उसके लिए उसे बहुत भारी ब्याज चुकाना होगा, जो कि वो 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। बड़ा आया खेत वापस लेना है। इतना बोलकर ठाकुर रघुवीर सिंह सरपंच महिपाल के घर से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर ठाकुर रघुवीर सिंह अपने आप से बोला, उस दिव्य मणि ने तो मेरी नीयत खराब कर दी है। मैं किसी भी कीमत पर उस दिव्य मणि को पाना चाहता हूं। हाँ, एक काम करता हूं, मैं वो दिव्य मणि चुरा लेता हूं और आरोप किशनलाल के ऊपर लगा दूंगा। इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। सरपंच की दिव्य मणि भी मेरे पास आ जाएगी और गांव वाले किशनलाल को और उसके परिवार को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे और फिर किशनलाल की जमीन पर भी हाँ, मेरा पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। अगले दिन ठाकुर रघुवीर सिंह ने बड़ी ही चालाकी से सरपंच महिपाल के घर से दिव्य मणि चुरा लिया। सरपंच महिपाल ने जब अपने घर पर दिव्य मणि को गायब पाया तो वह क्रोधित होता हुआ अपने आप से बोला, अरे, ये क्या हो गया? मुझे तो ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखों को देखकर ही लग रहा था कि उसकी मेरी दिव्य मणि पर नीयत खराब हो गई है। ये ठाकुर रघुवीर सिंह। इतना बोलकर सरपंच महिपाल गुस्से से भनभनाता हुआ ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पर जाकर उससे बोला, ठाकुर रघुवीर सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया सरपंच? इस तरह से मुझसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? अरे, तुम ही जानते थे कि मेरे पास वो दिव्य मणि है।
आज सुबह ही मेरे घर से दिव्य मणि किसी ने चोरी कर लिया और मुझे शक है कि वो दिव्य मणि तुमने चुराई है। वाह 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 वाह, मैंने चुराई है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सरपंच। तुमसे मैंने तुम्हारे घर में ही कहा था, अगर मैं चाहूं तो न जाने कितनी दिव्य मणि महाराज से मांग सकता हूं। देखो सरपंच, मेरी बात का भरोसा करो। जब मैं तुम्हारे घर से निकला था तब मैंने किशन लाल को तुम्हारे घर के पास देखा था और मुझे शक है कि किशन लाल ने ही उस दिव्य मणि को चुराया है, क्योंकि वैसे भी सारे गांव में सबसे ज्यादा गरीब किशन लाल ही है। हाँ, अच्छा, किशन लाल। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो ठाकुर। किशन लाल ने जरूर मेरी बातें सुनी होंगी। हाँ, तुम्हें किशन लाल को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे उसे सबक सिखाना होगा। नालायक कहीं का, ऐसी हरकत करता है। अरे गांव में ये बर्दाश्त नहीं होगा सरपंच। सरपंच महिपाल ठाकुर रघुवीर सिंह और कुछ गांव वालों को लेकर किशन लाल के घर में घुस गया। इतने सारे गांव वालों को एकत्रित होते देखकर किशन लाल डरता हुआ सरपंच महिपाल से बोला, क्या हुआ सरपंच जी? आप और ठाकुर इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये गांव वाले मेरे घर पर क्यों आए हैं? ओ किशन लाल, सीधी तरह से बता दे कि वो दिव्य मणि कहाँ है। दिव्य मणि? कौन सी दिव्य मणि? अरे वही दिव्य मणि जो नीली रंग की किरणों से चमकती है। अरे बता कहाँ है वो? अरे सरपंच जी, मुझे किसी दिव्य मणि के बारे में नहीं पता। आप किस दिव्य मणि की बात कर रहे हैं? तभी ठाकुर रघुवीर सिंह गांव वालों से बोला, गांव वालों, अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे मार मार कर इसका बुरा हाल कर दो। ससुरे को मारो इसको। सभी गांव वाले बड़ी बेदर्दी से किशन लाल को पीटने लगे। किशन लाल उन सब गांव वालों की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। मालती और शांतनु फूट फूट कर रोने लगे। नहीं नहीं, मेरे पति नहीं। बाबा, बाबा, आंखें खोलो बाबा। नहीं। तभी ठाकुर रघुवीर सिंह गांव वालों की ओर देखकर बोला, अरे देखते क्या हो, इन दोनों माँ बेटे को गांव से धक्के देकर बाहर निकालो और किशन लाल की लाश को भी गांव से बाहर फेंक दो। ले जाओ उसको, चोर कहीं का। मालती और शांतनु ने नम आंखों से अपने पति और पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। और दोनों चुपचाप जंगल की ओर चले गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आई। बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए और हमारा घर, हमारा गांव भी हमसे छिन गया। हमें अब इंसानी बस्ती में नहीं रहना। हम अपना जीवन आज से जंगल में ही व्यतीत करेंगे। मालती और शांतनु जंगल में बनी उस गुफा के अंदर रहने लगे। अगले दिन शांतनु जंगल के एक तालाब के पास चला गया और तालाब के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकालकर गुफा के अंदर ले आया। उस दिन के बाद से वह दोनों माँ बेटे मछलियां और जंगल में फल खाकर ही अपना गुजारा करने लगे। समय ऐसे ही बीतने लगा और ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। शांतनु अब जवान हो चुका था। एक दिन शांतनु जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया ही था कि तभी उसके कानों से किसी बूढ़ी औरत की कराहट भरा स्वर टकराया। शांतनु इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। शांतनु तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास चला गया और उसने उस सूखे हुए वृक्ष को उस बूढ़ी औरत के ऊपर से हटा दिया। वह बूढ़ी औरत तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वर्षों से यह वृक्ष मेरे ऊपर था और सैकड़ों लोग इधर से गुजरे, मगर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा
मुझे नुकसान पहुंचा कर चले गए। नुकसान पहुंचाने से आपका क्या मतलब है? और वर्षों से आप एक पेड़ के नीचे कैसे तब रह सकती हैं? मैं एक मायावी औरत हूँ। अभी तुम्हारे लिए केवल इतना ही जानना आवश्यक है। वर्षों पहले एक आदमी यहाँ से गुजरा और मुझसे मेरी दिव्य मणि छीन कर ले गया। उस दिव्य मणि का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। यह सुनकर शांतनु के दिमाग में वर्षों पुरानी घटना दौड़ गई। उसका मन वैसे भी बदले की आग से दहक रहा था। शांतनु उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, हाँ, कहीं वो दिव्य मणि नीले रंग की किरणों से तो नहीं चमकती थी? यह सुनकर वृद्धा साध्वी कमला बुरी तरह से चौंक पड़ी। हाँ, तुमने सही कहा। शांतनु उस बूढ़ी औरत को सारी घटना बताते हुए बोला, लगता है मेरे गांव का सरपंच महिपाल ही वो दिव्य मणि तुमसे चुराकर भागा था और उस दिव्य मणि की वजह से मेरे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब समझ आया। वृद्धा साध्वी कमला शांतनु को बहुत गौर से देखती हुई बोली, तुम्हारी आंखों में बदले की आग दिख रही है। क्या तुम अपने पिता की हत्या का और ठाकुर रघुवीर सिंह के अत्याचारों का बदला लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल लेना चाहता हूँ और अपनी माँ को सम्मान सहित अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। बहुत अपमान हुआ है वहाँ हमारा। वृद्धा साध्वी कमला ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए शांतनु से बोली, मेरे पास कुछ मायावी शक्तियाँ ही बची हैं, जिनके द्वारा मैंने देख लिया कि वह दिव्य मणि सरपंच महिपाल से ठाकुर रघुवीर सिंह ने चुराई थी और ठाकुर रघुवीर सिंह ने तुम्हारे पिता पर आरोप लगा दिया क्योंकि वह तुम्हारे खेत को पूरी तरह से हड़पना चाहता था। मैं तुम्हें एक दूसरी नकली दिव्य मणि दूंगी। तुम्हें उस ठाकुर रघुवीर सिंह के पास एक व्यापारी बनकर जाना होगा और उससे कहना होगा कि तुम्हारे पास जो दिव्य मणि है वह मायावी दिव्य मणि है। अगर तुम्हारी दिव्य मणि से कोई भी वस्तु स्पर्श कराई जाए तो वह भी दिव्य मणि में परिवर्तित हो जाएगी और ऐसा होगा भी, लेकिन वह केवल आंखों का भ्रम होगा। लेकिन अगर मैं गांव में व्यापारी बनकर जाऊंगा तो गांव वाले मुझे पहचान लेगा। मैं तुम्हें अपनी जादू की शक्ति से सुंदर युवक में परिवर्तित कर दूंगी और तुम सदैव सुंदर ही रहोगे। इतना बोलकर उस वृद्धा साध्वी कमला की आंखों से किरणें निकलने लगी और शांतनु उस सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। तभी शांतनु के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकती हुई एक दिव्य मणि आ गई। उस ठाकुर रघुवीर सिंह के पास व्यापारी बनकर जाओ और इस दिव्य मणि का लालच देकर उससे वह दिव्य मणि और उसकी सारी संपत्ति छीन लो और उस दिव्य मणि को लाकर मुझे दे दो। उस दिव्य मणि का मिलना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। आखिर आपके लिए उस दिव्य मणि का मिलना इतना आवश्यक क्यों है? समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अगले दिन शांतनु अपने गांव पहुंच गया। गांव वाले सभी शांतनु को घूर घूर कर देखने लगे क्योंकि शांतनु बहुत ही महंगे वस्त्र पहने हुए था और वह बहुत ही सुंदर हो चुका था। शांतनु ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली के अंदर चला गया। कौन हो तुम? मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसी दिव्य मणि है जो नीले रंग की किरणों से चमकती है। यह सुनकर ठाकुर रघुवीर सिंह पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस तरह की दिव्य मणि 10 वर्ष पहले हमारे गांव के सरपंच के पास थी, जिसे किशन लाल ने चोरी कर लिया था और बताने से पहले ही मर गया कि कहां है वो दिव्य मणि। ये झूठ है ठाकुर, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखो, किसने क्या किया मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सीधी बात कहता हूँ। मैं व्यापारी हूँ और तुमसे एक सौदा करने आया हूँ। जैसे तुम्हारे पास नीले रंग की किरणों से चमकने वाली एक दिव्य मणि है, वैसे ही मेरे पास भी एक अद्भुत दिव्य मणि है। इतना बोलकर शांतनु ने उस दिव्य मणि को
अपनी जेब से निकाल लिया और ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पर रखे हुए एक बर्तन से स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही वह बर्तन भी दिव्य मणि के बर्तन में परिवर्तित हो गया। यह देखकर ठाकुर रघुवीर सिंह की आंखें जगमगा उठीं। वाह 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 वाह, तुम्हारे पास तो वाकई में बड़ी ही अद्भुत दिव्य मणि है। हाँ ठीक है, बताओ तुम सौदा क्या करना चाहते हो? देखो ठाकुर, सौदा बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें ये दिव्य मणि देने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें अपनी नीले रंग की किरणों से चमकने वाली दिव्य मणि मुझे देनी होगी, और साथ ही साथ अपनी हवेली और तुम्हारे पास जितने भी खेत हैं मेरे नाम करने होंगे। बोलो, सौदा मंजूर है या नहीं? मंजूर क्यों नहीं होगा? अरे कोई मूर्ख ही होगा जो इतने अच्छे सौदे को मंजूर नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात का जिक्र गांव में किसी से नहीं करना, ठीक है? ध्यान से। हाँ, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है। इतना बोलकर ठाकुर रघुवीर सिंह ने नीले रंग की किरणों से चमकने वाली दिव्य मणि शांतनु को पकड़ा दी और अपने सारे खेत और अपनी हवेली शांतनु के नाम कर दी। शांतनु ने नकली दिव्य मणि ठाकुर रघुवीर सिंह को दे दी। जैसे ही ठाकुर रघुवीर सिंह के हाथ में वह नकली दिव्य मणि आई, वह रंग बिरंगी चमक के बाद गायब हो गई। यह देखकर ठाकुर रघुवीर सिंह बुरी तरह से क्रोधित हुआ और शांतनु से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अरे कहाँ गई वो दिव्य मणि? मुझे मेरी दिव्य मणि वापस करो और मेरी सारी संपत्ति भी वापस करो, धोखेबाज कहीं के। अरे मैं चीख चीख कर सारे गांव वालों को तुम्हारी बेईमानी के बारे में बता दूंगा। बेईमान, धोखेबाज, सीधी तरह से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जिस हवेली में तुम खड़े हो वो हवेली तुम्हारी नहीं बल्कि अब मेरी है। शांतनु ने ठाकुर रघुवीर सिंह को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ठाकुर रघुवीर सिंह ने चीखते हुए सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उन गांव वालों में सरपंच महिपाल भी था। ठाकुर रघुवीर सिंह सारे गांव के सामने सारी घटना बताने लगा। तभी शांतनु गांव वालों से बोला, गांव वालों, ठाकुर रघुवीर सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने इसके साथ धोखा किया है। मैंने इसकी नीली रंग की किरणों से चमकने वाली दिव्य मणि हड़प ली है, जबकि 10 वर्ष पहले आप ही लोगों ने किशन लाल नाम के एक व्यक्ति को उस दिव्य मणि के चुराने के आरोप में मार मारकर उसकी जान ले ली थी, और उसमें ठाकुर रघुवीर सिंह भी शामिल था। अगर वो दिव्य मणि किशन लाल के पास थी तो फिर वो दिव्य मणि ठाकुर रघुवीर सिंह के पास कैसे आई? इसका मतलब साफ है कि ठाकुर रघुवीर सिंह उस समय झूठ बोल रहा था। सरपंच महिपाल के घर से दिव्य मणि किशन लाल ने नहीं, ठाकुर रघुवीर सिंह ने चुराई थी, और ये रहा वो चोर। यह सुनकर ठाकुर रघुवीर सिंह बुरी तरह से चौंक पड़ा और सरपंच महिपाल ठाकुर रघुवीर सिंह की ओर देखकर बोला, इसका मतलब दिव्य मणि तुमने चुराई थी ठाकुर, और हमने तुम्हारे बहकावे में आकर उस बेचारे किशन लाल को पीट पीट कर मार दिया और उसके परिवार को उसके ही गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जी हाँ सरपंच, तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसा ही हुआ था, और अब देखते क्या हो। मारो इस ठाकुर रघुवीर सिंह को, ताकि ये फिर से किसी के साथ ऐसा धोखा न कर पाए। अरे मारो उसको। सारे गांव वाले ठाकुर रघुवीर सिंह को पूरी तरह से पीटने लगे। ठाकुर रघुवीर सिंह भी गांव वालों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़प तड़प कर मर गया। सरपंच महिपाल शांतनु से बोला, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें हमारे गांव के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? सरपंच जी, मैं उसी किशन लाल का बेटा हूँ जिसे आप लोगों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था इस गांव से। यह सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन किशन लाल का बेटा तो काला था। शांतनु सरपंच महिपाल को सारी घटना बताने लगा। शांतनु की बात सुनकर सरपंच महिपाल को आत्मग्लानि महसूस होने लगी और वह शांतनु की ओर देखकर बोला, हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। न मैं वो दिव्य मणि उस बुढ़िया औरत से छीन कर लाता,
और ना ही तुम्हारे पिता के साथ ऐसा होता। शांतनु अपनी मां को सम्मान सहित अपने गांव में ले आया। कुछ दिन बाद शांतनु उस वृद्धा साध्वी कमला के पास चला गया, जो अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। शांतनु दिव्य मणि पकड़ाते हुए उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, अब बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारा क्या रहस्य है? चलो मेरे साथ। वृद्धा साध्वी कमला शांतनु को एक घने जंगल की ओर ले गई, जहां पर एक साधु बैठे हुए तपस्या में लीन थे। वृद्धा साध्वी कमला उस साधु को वह दिव्य मणि पकड़ाते हुए बोली, ये लो तपस्वी ऋषि नारायण, आपकी अमानत। तुमने आने में वर्षों लगा दिए, लेकिन कोई बात नहीं। तपस्वी आर्षि नारायण ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो बूढ़ी औरत एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। शांतनु आश्चर्य से तपस्वी आर्षि नारायण की ओर देखकर बोला, ये क्या माजरा है तपस्वी ऋषि नारायण? दरअसल यह जंगल के वन रक्षक की बेटी थी, जो जंगल में टहल रही थी। मैंने वर्षों की कड़ी तपस्या से अपनी मायावी शक्तियों को दिव्य मणि में परिवर्तित किया था, और वन रक्षक की बेटी मजाक करने के इरादे से यह दिव्य मणि मुझसे छीन कर ले गई, और मैंने इसे श्राप दे दिया, और यह बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई। बूढ़ी औरत में परिवर्तित होने के बाद यह मेरे सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। तब मैंने इससे कहा कि बूढ़ी औरत के रूप में इस दिव्य मणि को लेकर जंगल के 7 चक्कर लगाकर मेरे पास आओ, और इसने जंगल के 7 चक्कर लगाने में इतने वर्ष लगा दिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे कार्टून वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल ताज़ा टून हिंदी भी है, जिसका लिंक हमने नीचे दिया है। अगर आपको स्टोरी बनाना सीखना है या कार्टून वीडियो का मटेरियल चाहिए, तो सब्सक्राइब करने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हम वहां बहुत सारा फ्री मटेरियल और सीखने के टिप्स शेयर करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है ताज़ा टून हिंदी में।